नमस्कार, मैं सुमन यादव आपके स्टडी हिंदी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ग्रेड 7 का दिन दोपहर में शाम का पार्ट 2 पढ़ते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था और आज हम पार्ट 2 पढ़ते हैं। इसके लेखक हैं श्री सतीश जायसवाल। ठीक है, इसमें लेखक ने एक यात्रा की थी। ये एक यात्रा वृत्तांत है, मतलब लेखक जहां भी घूमने गया, जो चीजें उसने देखी, जो महसूस किया, उन्हीं चीजों को उसने अपने लेखन में उतारा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यात्रा वृत्तांत। चलिए अब शुरू करते हैं। हम लगभग 10,000 फुट की ऊंचाई पर हैं और अभी हमें और भी ऊपर जाना है। नीचे बात चल रही थी कि ऊपर तवांग की ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन कम हो जाती है और वहां सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। देखें, अब तो उधर जा ही रहे हैं। तवांग से ऊपर 12,400 फुट पर किसी सैन्य चौकी से शायद 18 किलोमीटर की दूरी पर भारत तिब्बत सरहद है। वहां पहुंचने के लिए सेना के ब्रिगेड मुख्यालय से विशेष परमिट लेना पड़ता है। उड़ती उड़ती सी खबर है कि इस समय वहां चीनी फौजें 12 किलोमीटर भीतर तक चली आई है। इसमें कितना सच है और कितना मन गढ़ंत है, क्या पता। आगे देखते हैं। अभी 7 बजे हैं और अभी से रात इतनी गहरा गई है। गहरी रात में चांदनी खूब चटक दिखती है, लेकिन सन्नाटा रात से भी गहरा है। यहाँ हवा इतनी ठंडी है जैसे वहां से छूकर आ रही है। वहां बर्फ पड़ी हुई है। अरुणाचल पहुंचने के बाद यहाँ पहली बार कपकपा देने वाली सर्दी मिली और अंदाजा हो गया कि तवांग कितना ठंडा होगा। यहाँ अभी बिजली नहीं पहुंची है, इसलिए अंधेरा अंधेरा सा लगता है। डिबरियां और मोमबत्तियों की रोशनी से भोजन करना और अपनी छाया को देखना किसी प्रार्थना सभा में एकत्र होने या भोजन से पहले कोई धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने का आभास देता है। रास्ते के ये ढाबे भीतर से खूब साफ सुथरे होते हैं। भोजन भी सादा साफ सुथरा है। भोजन के साथ पीने के लिए गर्म पानी और भोजन के बाद हाथ धोने के लिए भी गर्म पानी है। सैन्य चौकी में हमारे इनर लाइन परमिटों की जांच हुई। यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन कम होती जाती है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। बर्फ पड़ने के मौसम में यहाँ रहने वालों के लिए पानी की भी दिक्कत होने लगती है। तब लोग बर्फ के टुकड़ों से प्यास बुझाते हैं और उनका नहाना धोना तो हफ्ते में किसी एक दिन ही हो पाता है। टैक्सी वाले ने बताया कि झीलों में जमने वाली बर्फ का तल इतना मजबूत होता है कि सेना के ट्रक भी उस पर से गुजर सकते हैं। बर्फ की पहली झलक पाने के लिए मैंने अपना सारा ध्यान सामने दिख रहे पहाड़ों पर केंद्रित कर रखा था, जिसके शिखर तो धूप में चमक रहे थे और ढलानों पर छाया पड़ रही थी। छाया वाली ढलानों पर जगह जगह बर्फ छितराई हुई थी। इससे पहले मैंने हिमालय के किसी हिमाच्छादित शिखर को कोसानी या रानीखेत से देखा था। इतनी दूर से वह देखना किसी पोस्टर को देखने की तरह था। इस बार सीधे सामने दाहिने हाथ में 2 शिखरों के बीच पर्वत शिखर पर एकदम धवल सफेद बर्फ धूप में चमकी और वहीं की वहीं आकाश में टंगी दिखती रही। मैंने देखा, सबने एक साथ देखा, शांत मन से देखा। बगल वाले दोनों शिखरों पर खूब सारे बादल छाए हुए हैं। बादल
डोल रहे हैं, बर्फ जमी हुई है, पूरे शिखर को अच्छे से ढके हुए हैं। मैंने टैक्सी वाले से सलाह ली, क्या हम थोड़ी देर यहाँ रुककर उसे देखेंगे, थोड़ा और आगे चलते हैं, वहां से और अच्छा दिखता है, आप लोग वहां फोटोग्राफी भी कर सकेंगे, ये टैक्सी ड्राइवर ने उसको बोला। टैक्सी वाले ने हमें ले जाकर एकदम बर्फ के बीचों बीच खड़ा कर दिया। अब वह हिमाच्छादित पर्वत शिखर एकदम हमारे सामने है। सड़क यहाँ संकरी पड़ती हुई सी दिख रही है, दोनों तरफ की पहाड़ियां आकर सड़क के साथ सट गई है। सटी हुई पहाड़ियों पर यहाँ वहाँ टुकड़ों और लकीरों में भुरभुरी बर्फ फैली हुई है। भुरभुरी बर्फ इतनी ताजा दिख रही है जैसे पिछली रात के आखिरी पहर में ही पड़ी हो। यह भुरभुरी बर्फ धीरे धीरे जमेगी और कड़ी होती जाएगी, तब सड़क से सटी हुई ये पहाड़ियां भी दूर से वैसी ही दिखेगी जैसे यहाँ से वह हिमाच्छादित शिखर दिख रहा है। तब यहाँ तक टैक्सियां नहीं पहुंच पाएगी। यहाँ पहुंचकर जो देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी, वह याक अचानक सामने था। एक अकेला, वहां जहां हरियाली गहरा गई है, वह अकेला खड़ा हुआ है। उसके बाल भूरे सफेद हैं। उसके मालिक ने उसे उसके गले में लाल रंग का रेशमी फीता बांध दिया है, जिसके साथ कांसे या पीतल की घंटी लटकी हुई है। उसके कानों की लो हल्की गुलाबी है। उसके कान लंबे और नीचे की तरफ लटके हुए हैं। ऐसे में वह इतना चित्रमय दिख रहा है कि उस पर अपना कैमरा ताने बिना कोई नहीं रह सकता, लेकिन कैमरे को उसने शायद बंदूक समझा और भागकर छिपने लगा। ऐसे में उसके गले की घंटी बजने लगी। घंटी की आवाज सुनी, घाटी में संगीत की तरह गूंज पड़ी। यह संगीत मैंने 3 या 4 दशक पहले बनी सत्यजीत रे की फिल्म कांचनजंगा में सुना था। कांचनजंगा में यह आवाज अकेली नहीं थी, बल्कि याकों का रेवड़ घाटी से ऊपर आ रहा था और उन सबके गले में घंटियां थी। इतने दिनों से कानों में बज रही उन घंटियों के स्वर को आज मैंने यहाँ देखा। इस घटना को अपनी डायरी में नोट कर सकता तो कितना अच्छा होता, लेकिन मैं तो डायरी ही नहीं लिखता। ये पढ़ा बेटा हमने दिन दोपहर के दोनों पार्ट। लेखक जहाँ गया वहाँ पे घूमा, जो जो उसने देखा उन सबको उसने यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखा। इसके रिगार्डिंग आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।